हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो बिना देरी किए चालू करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि केमिस्ट्री के जो 7 चैप्टर्स हैं मैंने इसके पहले लूसेंट बुक के डाल दिया है। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और मेरे आने वाले वीडियो के प्रत्येक वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना जरूर ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं विलियन। तो दोस्तों, विलियन क्या होता है देखते हैं। विलियन तो विलियन जो होता है, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। मतलब कि दोस्तों, विलियन जो होता है, सबसे पहले डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंस विच डोंट केमिकली रिएक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि विलियन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ घुले होते हैं। तो घुलने वाले पदार्थों को विलेय कहा जाता है और जिसमें घुलते हैं उसे विलायक कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वाटर जो होता है H2O, जिसे कि हम सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी विलायक या घोलने वाले पदार्थ में हम दो या दो से अधिक विलेय को घोल सकते हैं। तो जो विलेय होते हैं वो क्या होते हैं, विलायक में घुलते हैं। मतलब कि विलायक क्या होता है, जल होता है, और विलेय क्या होता है, जैसे कि नमक। तो नमक को जो है आप जल में घोल सकते हैं। नमक जो होता है विलेय होता है और जल जो होता है वो विलायक होता है। तो जब जल यानी कि विलायक में किसी निश्चित विलेय को निश्चित ताप और दाब पर घोला जाता है तो बनने वाला जो मिक्सर होता है या मिश्रण होता है उसे विलियन कहा जाता है। यानी कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंस विच डोंट केमिकली रिएक्ट टू ईच अदर। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि आपका जो जल होता है और जो नमक होता है उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। सिंपली नमक जो है वो पानी में घुल जाता है। तो इस तरह से क्या बन जाता है आपका विलियन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना देरी किए। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी विलियन में विलेय के कणों की जो त्रिज्या होती है, तो विलियन में जो हम विलेय को घोलते हैं तो विलेय के जो अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। तो उन विलेय के अणुओं की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होती है। इट मीन्स सिंपली वी कैन से दैट 1/10⁻7 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों, इस तरह से इतने छोटे अणु होते हैं कि जिन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। ऐसे विलियन जिसमें विलेय को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, ऐसा विलियन बन जाता है। इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, विलियन जो होता है वो स्थायी होता है एवं पारदर्शक होता है। मतलब कि ट्रांसपेरेंट होता है और क्या होता है, स्टैटिक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम विलेय और विलायक पे डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज विलेय, व्हाट इज सॉल्यूट। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विलियन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं विलेय कहलाते हैं। इट मींस सिंपली वर्ड्स वी कैन से दैट द विलेय या द सॉल्यूट इज द लेस क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि विलियन में जो पदार्थ या जो इंग्रेडिएंट लेस क्वांटिटी में होता है उसे क्या कहा जाता है, विलेय कहा जाता है। जबकि विलायक यानी कि सॉल्वेंट जो होता है, जो किसी विलेय को घोलता है, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है और इस तरह से क्या होता है, सॉल्यूशन का निर्माण होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊंगा दोस्तों एक डेमो देके। जैसे एक हमारे पास बीकर रखा हुआ है, इसमें हमने वाटर को डाल दिया है और इसमें हम एक 1 स्पून क्या डालेंगे, नमक डालेंगे, या 2 स्पून या 10 स्पून जितनी भी हम इसमें नमक की क्वांटिटी को डालेंगे। तो इसमें विलायक जो होता है वो ज्यादा होता है। मीन्स वाटर क्या होता है, एक विलायक होता है, और नमक क्या होता है, एक सॉल्यूट यानी कि क्या होता है, विलेय होता है। और वाटर सॉल्वेंट होता है यानी कि सॉल्वेंट होता है यानी विलायक होता है। और जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा स्टीर करने के बाद में विलियन बनता है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जब विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में विलियन की डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस विच आर नॉट केमिकली रिएक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है वो विलयन कहलाता है दोस्तों। तो विलयन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, मोस्टली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज लेस क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज मोर क्वांटिटी, यानी कि ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है उसे विलायक कहा जाता है और जो कम मात्रा में पाया जाता है उसे विलेय कहा जाता है। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वाटर एक ऐसा पदार्थ होता है जो जिसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसे एक अच्छा विलायक माना जाता है। जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो दोस्तों बिना देरी किए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा विलियन के प्रकार। तो दोस्तों विलियन के प्रकार, विलियन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि टू आर मोर देन सब्सटेंस इन विच होमोजेनस मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज मिक्सचर। तो दोस्तों मिक्सचर जो होता है उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का, शुद्ध पदार्थों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो ठोस में ठोस का विलयन यानी कि मिश्र धातु। दोस्तों ठोस में ठोस का विलयन का बेस्ट एग्जांपल है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जो होती है, जैसे कि मैं बात करूं ब्रॉन की, ब्रॉन यानी पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा ठोस में द्रव का विलयन। तो ठोस में द्रव का विलयन जो होता है दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ठोस में द्रव का विलयन। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ठोस में द्रव का विलयन। तो ठोस में द्रव का विलयन क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि ठोस में द्रव का विलयन, तो ठोस में द्रव का विलयन जो होता है थैलियम में पारा का विलयन, यानी थैलियम की मात्रा ज्यादा होती है और पारा का विलयन, इसे दोस्तों ठोस में द्रव का विलयन कहा जाता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ठोस में गैस का विलयन। तो दोस्तों याद रखना आप हमेशा कि कपूर में वायु का विलयन जो होता है वो ठोस में गैस के विलयन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये एग्जाम्पल दिया होता है कि कपूर में वायु का विलयन किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको वहां पर इस बात को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि कपूर जो होता है वो ठोस होता है और वायु जो होती है वो गैस होती है। तो ठोस में वायु या गैस का विलयन जो होता है वो कपूर में गैस का विलयन होता है। इसके बाद में हम चौथा विलयन का प्रकार देखेंगे दोस्तों, द्रव में ठोस का विलयन। तो दोस्तों द्रव में ठोस का विलयन जो होता है पारा में लेड का विलयन। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पारा एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और जब हम इसमें लेड को मिला देते हैं तो ये द्रव में ठोस का विलयन बन जाता है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि पारा में लेड का विलयन जो है वो किस प्रकार का विलयन है। तो आपको जानकारी के लिए याद रखना है कि पारा जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है जिसमें लेड धातु को मिलाया जाता है तो द्रव में ठोस का विलयन बन जाता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों द्रव में द्रव का विलयन। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रव में द्रव का विलयन का एग्जांपल क्या होता है। तो द्रव में द्रव के विलयन का एग्जांपल जो होता है जल में अल्कोहल का विलयन होता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में यह भी पूछा जाता है मोस्टली फ्रीक्वेंटली कि जल में अल्कोहल का विलयन जब हम बनाते हैं तो अल्कोहल जल में क्यों घुल जाता है। तो फॉर काइंड ऑफ यूर एडिशनल इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि जो द्रव होता है, जल जो होता है उसमें जब हम अल्कोहल को मिलाते हैं तो अल्कोहल के जो अणु होते हैं वो द्रव के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं जो कि एक दुर्बल सहसंयोजक बंध होता है यानी कि वीक कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसके कारण क्या होता है अल्कोहल द्रव में घुल जाता है। इस तरह दोस्तों द्रव में द्रव का विलयन बनता है। आगे बताऊंगा मैं आपको द्रव में गैस का विलयन। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन जो है वो किस प्रकार का विलयन होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि द्रव में गैस का विलयन जो होता है जल में कार्बन डाइऑक्साइड के विलयन का बेस्ट एग्जांपल होता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा गैस में ठोस का विलयन। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु में आयोडीन का विलयन या धुआं जो होता है वो किस विलयन का उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो होता है गैस में ठोस का विलयन होता है। धुआं जो होता है उसमें बहुत सारे कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन और बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं और बहुत सारे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं जिसे क्या कहा जाता है गैस में ठोस का विलयन। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा गैस में द्रव का विलयन। तो दोस्तों आप लोगों ने कोहरा, बादल व अमोनिया गैस को देखा होगा। तो आपने बादल देखा होगा जो ब्लो करते रहते हैं आसमान में। तो आपने देखा होगा कि जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं,
द्रव होता है, बादल क्या होते हैं, पानी होता है जो कि हवा में उड़ता रहता है, लेकिन वो वहां पर क्या होती है, गैस होती है। तो पानी और गैस का वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है एक प्रकार का, द काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो कोहरा होता है जो सुबह सुबह गिरता है ठंड के दिनों में, तो वह भी एक प्रकार का गैस में द्रव का विलयन होता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोहरा किस प्रकार के विलयन का उदाहरण होता है। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम के इस क्वेश्चन का जवाब होता है कोहरा जो होता है वो गैस में द्रव का विलयन होता है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको बिल्कुल घोट डालना है। आगे बढ़ते हैं, गैस में गैस का विलयन। तो दोस्तों गैस में गैस का विलयन का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है गैसों का मिश्रण या वायु। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण पाया जाता है और सभी गैसें जो होती है वो एक निश्चित अनुपात में होती है और उनका जो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल गैसेस इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू गैस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विलायक का उपयोग। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं विलायक का उपयोग। दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे विलायक का उपयोग यानी कि यूजेस ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि औषधि के निर्माण में विलायक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि विभिन्न प्रकार की जो औषधियां होती है, टॉनिक्स जो होती है, उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो विलायक में घुले होते हैं और इस तरह औषधि का निर्माण किया जाता है। और आपने दोस्तों देखा होगा अक्सर जो टॉनिक्स की जो बोतल होती है वो ब्लैक कलर की होती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि वो काले कलर की या उसे कीप अवे फ्रॉम सनलाइट ऐसा लिखा होता है उस पर प्रिकॉशन में। तो वो क्यों लिखा होता है मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी औषधियां जो होती है उसमें जो मिनरल्स होते हैं और वो जो सॉल्वेंट में घुली होती है वो उसके साथ क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्सीकरण होने लगता है, मतलब कि कुछ नए कंपोनेंट बनाने लगती है जिससे दवाई का प्रभाव जो है वो कम होने लगता है। इसीलिए डॉक्टर लोग आपको सलाह देते हैं कि इस दवाई को लाइट में ना रखें और अगर सलाह ना भी दे तो उसमें प्रिकॉशन में लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विलायक का दूसरा उपयोग होता है निर्जल धुलाई में। निर्जल धुलाई का मतलब होता है दोस्तों बिना पानी की धुलाई, समझ गए होगे आप। पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर जैसे विलायकों का उपयोग जो है वो निर्जल धुलाई में किया जाता है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों मोबाइल को अगर आप सुधारने ले जा रहे हैं तो उसे वो पानी से धुलेगा तो वो तो खराब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इससे बचने के लिए उसे पेट्रोलियम, बेंजीन व ईथर जैसे विलायकों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ऐसे विलायक होते हैं दोस्तों जो कि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिल्कुल सेफ रहता है। इसीलिए निर्जल धुलाई के लिए पेट्रोलियम, बेंजीन व ईथर जैसे विलायकों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं जब रैम चिप खराब हो जाती है तो उसे हम थिनर से साफ करके कंप्यूटर की रैम के मदरबोर्ड में रैम के स्लॉट में लगा देते हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर फिर से कार्य करने लगता है। तो वो जो थिनर होता है वो एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, निर्जल धुलाई में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का सॉल्वेंट होता है। तो इस तरह से विलायक का यूज किया जाता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इत्र निर्माण में। 4 प्रकार इत्र निर्माण में भी जो है विलायक का उपयोग किया जाता है। विलायक जो होता है उसमें हम इत्र के कंपोनेंट्स को डाल देते हैं और इस तरह से परफ्यूम का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा अनेक प्रकार के पेय पदार्थों व खाद्य पदार्थों का निर्माण करने में भी विलायक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल आखिरी समय तक देखते रहे, बीच में छोड़कर जाना नहीं है। तो बात करते हैं हम संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। तो दोस्तों व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब कि अगर आपने एक बीकर में दोस्तों पानी लिया है, इसमें आपने 1 चम्मच नमक डाला या 2 चम्मच नमक डाला या 3 चम्मच नमक डाला, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों क्या होता है कि आप उसमें नमक डाल के घोल सकते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि वो क्या है, अनसैचुरेटेड विलयन है। लेकिन जब हम इसमें नमक की मात्रा डालते जाएंगे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी दोस्तों जब नमक जो है घुलना बंद हो जाएगा और तली में जाके बैठने लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका विलयन अब जो है नमक को घोलने में सक्षम नहीं है। अगर आपको और नमक को घोलना है तो आपको पानी को गर्म करना पड़ेगा। तो वह सिचुएशन एक निश्चित ताप पर जब विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उसमें घुल चुकी हो तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। इसे ही इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद
में मैं आपको असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, उसे असंतृप्त विलयन कहा जा सकता है। तो दोस्तों मैंने अभी जो आपको डेमो वाला एग्जांपल दिया, एक बीकर में हमने आधा बीकर पानी भरा और उसमें हमने 2 चम्मच नमक या शक्कर डाल दिया, शुगर या सॉल्ट डाल दिया और उसमें उसे हमने छोड़ दिया, तो वो नमक जो है पूरी तरह घुल जाएगा। लेकिन उस विलयन की, उस सॉल्वेंट की इतनी कैपेसिटी होगी कि वो और भी शुगर या सॉल्ट को अपने अंदर घोल सकता है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको अति संतृप्त विलयन के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर का मतलब होता है श्रेष्ठ, सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, श्रेष्ठ संतृप्त विलयन यानी कि अति संतृप्त विलयन। तो दोस्तों अति संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घोली गई हो, उसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। यानी कि दोस्तों मैंने जो अभी आपको डेमो एग्जांपल दिया, एक बीकर में आपने 10 चम्मच नमक डाला या 15 चम्मच नमक डाला, उसके बाद जो है नमक जो है वो तली में जाके बैठने लगा, लेकिन फिर भी आपने उसे चम्मच घुमा घुमा के और 4 चम्मच नमक डाल दिया और फिर उसे भी घोल डाला। तो ये क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा, जिसमें कि संतृप्त विलयन यानी कि घुलने की लिमिट से ज्यादा मात्रा में विलय को घोल दिया गया है। इसके बाद में मैं आपको सॉल्युबिलिटी यानी विलयता के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए विलयता क्या होती है। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे अब विलयता पर। तो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? तो किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ की उस विलायक में विलयता कहते हैं। यानी कि दोस्तों किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक यानी कि किसी घोलने वाले पदार्थ यानी विलायक में विलय की घुलने की प्रवृत्ति को उस विलायक में विलय की विलयता कहा जाता है। यानी कि अगर कोई विलय ज्यादा घुल रहा है मतलब कि उसकी विलायक में विलयता क्या है? ज्यादा है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में विलयता का फार्मूला पूछा जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विलयता का फार्मूला जो होता है, विलयता यानी सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुणित 100, यानी कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो ये होता है इसका फार्मूला, इसको आपको 100% रट लेना, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे किसी पदार्थ में विलायक की विलयता, किसी पदार्थ की विलायक में विलयता विलायक एवं विलय की प्रकृति व ताप व दाब पर निर्भर करती है। यानी कि आपका जो विलय है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है कि वो किस तरह का कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है या सहसंयोजी यौगिक है या कार्बनिक यौगिक है, इस टाइप से। इसके अलावा दोस्तों किसी पदार्थ की विलयता जो होती है, विलायक में जो विलयता होती है वो ताप एवं दाब पर भी निर्भर करती है। जब ताप बढ़ जाता है तो विलायक की विलयता जो होती है वो प्रभावित होती है और दाब पर भी विलायक की विलयता प्रभावित होती है। तो दोस्तों ज्यादातर दाब बढ़ने पर विलायक में विलय की जो विलयता होती है वो बढ़ती है, और जब ताप बढ़ाया जाता है दोस्तों तो क्या होता है कि द्रव विलायक में ठोस विलय की विलयता जो है वो बढ़ती है। लेकिन अगर गैस को आपने द्रव में विलय किया है और तापमान को बढ़ा रहे हैं तो गैस की विलयता घटती है, क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो विलायक से बाहर निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विलयता पर ताप का प्रभाव डिटेल में डिस्कस करेंगे। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही डेमो के एग्जांपल के द्वारा बता दिया है कि अगर आप किसी बीकर में नमक को घोल रहे हैं और नमक के पानी को अगर आप गर्म करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा नमक घोला जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ठोस पदार्थों की जो विलयता होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी विलायक का ताप बढ़ाने पर ठोस पदार्थ की विलयता बढ़ती है या घटती है। तो दोस्तों इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ठोस पदार्थों की विलयता जो होती है, द्रव में जब आप किसी ठोस को घोलते हैं तो उसकी विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कि कुछ ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से घटती है। तो कुछ ऐसे ठोस पदार्थ भी होते हैं जिनकी विलयता ताप बढ़ाने पर घटती है, जैसे मैं बात करूं सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट आदि की। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने किसी
द्रव में ठोस पदार्थ को घोल के किसी भी द्रव में अगर हमने गैस को घोल के रखा है या किसी वाटर में अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को घोल के रखा है, जैसे कि सोडा वाटर, उसको अगर आप गर्म करोगे तो उससे सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो पानी में टिकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं विलेयता पर दाब का प्रभाव बताऊंगा। तो दोस्तों दाब बढ़ने पर गैस में दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। इसका मतलब यह है दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें सोडा वाटर की या बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ होते हैं जिन्हें आपने पिया होगा, तो उनमें क्या होता है, गैस जो होती है वो घुली हुई होती है, तो वो दाब बढ़ाने पर, अत्यधिक दाब पर उसको गैस को घोल करके उसे पैक करके मार्केट में बेचा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं कोल्ड ड्रिंक की। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों विलयन का सांद्रण, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहा जाता है। मतलब कि दोस्तों किसी सॉल्यूशन में जो विलायक होता है उसमें जितनी ज्यादा मात्रा विलेय की घोली जाएगी, यानी कि किसी जल के विलयन में अगर जल और नमक के विलयन में अगर जल में जितनी ज्यादा नमक की मात्रा घोली जाएगी उतना ज्यादा नमक का सांद्रण होगा या विलयन का सांद्रण होगा। तो दोस्तों किसी विलयन में विलायक की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। किसी विलयन में या जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है या कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा जो तनु विलयन होते हैं, जो कि आपके तनु विलयन होते हैं, जैसे कि हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन की, तो वो ऐसे विलयन होते हैं दोस्तों जिन्हें असंतृप्त या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें हम विलेय की और अधिक मात्रा को घोल सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको डिस्पर्शन या डिस्पर्सन यानी कि परिक्षेपण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं परिक्षेपण पे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे परिक्षेपण के ऊपर यानी कि डिस्पर्सन के ऊपर। तो जब किसी पदार्थ के कण, परमाणु, अणु या आयन जब किसी पदार्थ के कण, परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षापित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। तो परिक्षेपण के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं, विषमांग पदार्थ निलंबन एवं कोलाइड और समांग पदार्थ यानी कि वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको निलंबन या सस्पेंशन के ऊपर बताने वाला हूं। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार जो होता है 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते हैं। यह अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में परिक्षेपण के माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए नदी का गंदा पानी और वायु में धुआं आदि। इसका मतलब सिंपली ये होता है दोस्तों कि जो निलंबन जो होता है, जब आप देखे होंगे कि कहीं पर अगर गंदा पानी होता है तो थोड़े समय के बाद वो पानी क्या होता है, छन जाता है। जैसे कि अगर आपने तालाब का पानी लाकर किसी पात्र में रख दिया है तो थोड़े समय के बाद जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है, यानी कि गंदगी का नीचे बैठना निलंबन या सस्पेंशन कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा आपकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर में सस्पेंशन सिस्टम होता है। अगर आप किसी ब्रेकर के पास जाके जोर से भी ब्रेक लगाते हैं तो आपको झटका नहीं लगता है, क्योंकि गाड़ी में सस्पेंशन सिस्टम होता है। इसका मतलब यह है कि गाड़ी जो है वो नीचे बैठती है, लेकिन दोस्तों वो चक्कों से जाके बिल्कुल भी टच नहीं करती है, क्योंकि बीच में स्प्रिंग लगे होते हैं और फिर से वो ऊपर उठा दी जाती है। तो इसे कहा जाता है सस्पेंशन सिस्टम। यानी कि दोस्तों जब हम किसी विलयन में विलेय को घोलते हैं तो जो विलेय के कण जो होते हैं वो धीरे धीरे विलायक में तल्ली में जाके बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को सस्पेंशन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा नदी का गंदा पानी जो है वो ऑटोमेटिकली स्वच्छ हो जाता है और वायु में अगर धुआं हो जाता है तो धुएं के जो कण होते हैं जो हानिकारक होते हैं वो अपने आप जमीन पर आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको कोलाइड के बारे में बताने वाला हूं। तो व्हाट इज कोलाइड? तो दोस्तों कोलाइड, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार जो होता है वो 10 के ऊपर -5 यानी कि 10⁻⁵ सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसमें कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। मतलब कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं दोस्तों, या कोलाइडी सॉल्यूशन या कोलाइड के जो कण होते हैं उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, नग्न आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, यानी कि अनएडेड आई की हेल्प से नहीं देख सकते। वी कांट केपेबल टू सी द अनएडेड आई द
कोलाइड कण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कण जो होते हैं वो छन्ना पत्रक के आर पार जा सकते हैं लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते हैं। इसमें कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, गोंद, दूध, रक्त और स्याही, तो ये ऐसे विलयन होते हैं जिन्हें कोलाइड विलयन कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं दूध की दोस्तों, तो दूध में जो होते हैं, दूध में केसिन नाम का पदार्थ पाया जाता है या केसिन प्रोटीन या केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो वो कण जो होते हैं, वो प्रोटीन के कण जो होते हैं वो दूध के एक एक हिस्से में समान रूप से वितरित होते हैं, लेकिन वो कभी दूध को आप 2 घंटे रखो या 4 घंटे रखो, दूध के जो कण होते हैं वो नीचे जमीन पे नहीं बैठते और ऊपर पानी नहीं आता। इसका मतलब वो एक प्रकार का कोलाइड विलयन होता है। वैसे ही गोंद और रक्त और स्याही, स्याही भी जो होती है दोस्तों वो एक प्रकार की कोलाइड विलयन होती है। उसमें स्याही के पूरे भाग में जो कलर कंटेंट होता है वो समान रूप से वितरित होता है। आगे बढ़ेंगे हम कोलाइड विलयन के विभिन्न प्रकार या कोलाइड के विभिन्न प्रकार। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं कोलाइड के विभिन्न प्रकार के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताऊंगा सोल के बारे में। व्हाट इज द सोल? वैसा कोलाइड जिसमें ठोस यानी कि सॉलिड कण, ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं, उसे सोल कहा जाता है। जैसे रबर के दास्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सोल से किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि अगर मैं बात करूं सोल क्या होता है, तो सोल में क्या होते हैं, ठोस कण जो होते हैं वो द्रव में परिक्षेपित होते हैं, यानी कि एक द्रव सॉल्यूशन होता है, उसमें ठोस के कण जो है वो नीचे क्या हो जाते हैं, तली में जाके बैठ जाते हैं। और जब हम रबर के दास्तानों का निर्माण करते हैं तो उसमें विद्युत लेपन के द्वारा रबर सोल से किया जाता है। मतलब कि उसमें क्या किया जाता है, विद्युत लेपन के द्वारा रबर सोल का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जेल के ऊपर डिस्कस करेंगे। जेल क्या होता है? तो आपने अक्सर करके बालों में जेल लगाया होगा या फिर जेल पेन का यूज किया होगा। तो वैसा कोलाइड जिसमें ठोस जो होता है वो द्रव कण में समान रूप से परिक्षेपित होता है, इसमें प्रवाहता या फ्लो की क्षमता नहीं पाई जाती है, जेल कहलाती है। जैसे जेली और जिलेटिन। तो दोस्तों जैसे अगर हम बाल में जेल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ठोस कण होते हैं, जो चमकीले होते हैं या कलर पिगमेंट होते हैं, वो द्रव में क्या होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं और हमारे बालों को आकर्षक और सुंदर बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे जेल पेन जो होती है उसमें भी जो चमकने वाले जो ब्राइटन कंटेंट होते हैं वो भी स्याही में समान रूप से वितरित होते हैं। तो इसे जेल या ठोस में, द्रव में ठोस का कोलाइड कहा जाता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों एरोसोल की। तो एरोसोल का मतलब होता है दोस्तों किसी द्रव में, किसी गैस में, एरोसोल का मतलब होता है दोस्तों किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं कहा जाता है। जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो इसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। तो दोस्तों एरोसोल जो होता है वो ऐसा पदार्थ होता है जिसे स्मोक कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण होता है। तो जब कोई स्मोकिंग करता है तो वो क्या करता है, निकोटीन को पीता है और उसे फेफड़ों में डाल के फिर से नाक से बाहर निकालता है। इसका मतलब कि गैस में हम क्या निकालते हैं, द्रव या ठोस कणों को निकालते हैं, जो कि उसमें निकोटीन के बहुत ही बारीक कण होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वही निकोटीन जाके आगे कैंसर का कारण बनता है। तो आज ही स्मोकिंग छोड़िए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे नोट पॉइंट। तो जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलाइडों का क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहल या बेंजोसोल कहते हैं। तो दोस्तों जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल या बेंजीन हो तो कोलाइडों को क्रमशः, जब परिक्षेपण का माध्यम जल होता है दोस्तों तो उसे हाइड्रोसोल कहा जाता है, जब परिक्षेपण का माध्यम अल्कोहल हो तो उसे अल्कोहल कहा जाता है, और जब परिक्षेपण का माध्यम बेंजीन हो तो उसे बेंजोसोल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे पायस के ऊपर। व्हाट इज द पायस यानी कि इमल्सन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कण में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं है तो इस कोलाइड को पायस कहा जाता है। पायस बनने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। मतलब कि जब दो द्रवों को आपस में मिलाया जाता है तो एक द्रव के जो कण होते हैं, कोलाइड जो होते हैं, वो दूसरे द्रव में समान रूप से घुल जाते हैं लेकिन उसमें घुलते नहीं है, वो क्या होते हैं, सिर्फ फैलते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पायस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हनी होता है, शहद होता है, उसे अगर आप किसी कांच की गिलास में डालेंगे तो देखेंगे वो एक पतला तार बन जाता है, जिस क्रिया को पायस कहा, जिसे कि शहद भी एक प्रकार का पायस होता है। शहद कभी भी, ओरिजिनल शहद जो होता है दोस्तों, वो कभी भी
कभी भी पानी में घुलता नहीं है, बल्कि एक पतला तार बना लेता है। अगर कोई आप शहद खरीदते हैं और उसको आपको चेक करना है कि वो प्योर है या आर्टिफिशियल है, तो आप जो है उसे एक कांच की ग्लास में डालिए और वो जो तार बनेगा, अगर वो तार फीका पड़ता है या फिर वो घुलते जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हनी में मिलावट है या उसमें कोई अदर कंटेंट को मिलाया गया है। तो ये होते हैं दोस्तों पायस, और इस पायस के बनने की क्रिया को पायसीकरण कहा जाता है। यानी कि एक द्रव को दूसरे द्रव में मिलाने पर दूसरे द्रव का उसमें परिक्षेपण होना पायस कहलाता है, और इस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है, जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राकृतिक पायस का एग्जाम्पल क्या है, तो दूध है, और कृत्रिम पायस का एग्जाम्पल जो है पेंट है। इसके अलावा दोस्तों कॉड लीवर तेल, कॉड लीवर तेल जो होता है जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं, भी पायस का एक उदाहरण है। सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकारक के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब आप साबुन या डिटर्जेंट यानी कि घड़ी निरमा जैसे निर्मे को जब आप अपने घर के, या फिर अगर आप घड़ी निरमा, या फिर दोस्तों अगर आप कोई भी निरमा, जैसे कि मैं बात करूं सर्फ एक्सल को, अगर आपने एक आधा बाल्टी पानी में डाल दिया है, तो वह भी एक प्रकार का पायसीकरण का उदाहरण होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पायसीकरण से क्या होता है कि जो डिटर्जेंट होता है वो उसके जो कण होते हैं वो जल में क्या हो जाते हैं, परिक्षेपित हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि जल का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। और जब हम उसमें गंदगी युक्त कपड़े को डुबाते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण जल के और उस अपमार्जक के जो अणु होते हैं वो कपड़े की गंदगी यानी छोटे छोटे बारीक स्थानों में घुस करके सारे मैल का सफाया कर देते हैं, और इस तरह से पायसीकरण की क्रिया के फलस्वरूप हम कपड़े को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ कर पाते हैं। तो दोस्तों ये होता है पायसीकरण का कमाल। तो पायसीकरण की प्रवृत्ति के कारण कपड़ों को धोने में डिटर्जेंट को जब हम पानी में मिलाते हैं तो पायसीकरण की अभिक्रिया होती है, जिससे पायसीकारकों का उपयोग करके अयस्कों का संदरण भी किया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों झाग के ऊपर। व्हाट इज द झाग या फॉर्म्स। तो फॉर्म्स क्या होता है, तो द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों जब हम किसी वाटर में निरमा या डिटर्जेंट डालते हैं तो उसमें बहुत झाग आ जाती है, क्योंकि जब हम उसे घोलते हैं तो उसमें कुछ पानी, कुछ वायु की मात्रा भी घुल जाती है, लेकिन डिटर्जेंट के कारण वो वायु जो होती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पानी में झाग उत्पन्न होती है। आगे बढ़ेंगे हम वास्तविक विलयन के ऊपर। व्हाट इज द ट्रू सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसमें कण जो होते हैं इसमें कण जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, आणविक आकार के होते हैं। इनमें कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। इसमें जो कण होते हैं वो छन्ना पत्रक के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। यह सबसे स्थायी एवं पारदर्शक होता है। ये आंख तथा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें देखने के लिए दोस्तों पता नहीं किसकी जरूरत पड़ती है, पर आंख और सूक्ष्मदर्शी से तो नहीं दिखाई देते। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं दोस्तों आपको डायलिसिस या अपहन के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि जनरली किडनी के पेशेंट लोगों का, जिनकी किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस का मतलब क्या होता है, उसमें हमारे किडनी में जो भी नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो किडनी काम नहीं करती, तो हमारे रक्त से नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया को डायलिसिस या अपहन कहा जाता है। तो कोलाइडी विलयनों को वास्तविक विलयन से पृथक करने की अभिक्रिया को अपहन कहा जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, नाइट्रोजनी उत्सर्जन जो होता है, हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होता है, तो वो नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं वो एक प्रकार के कोलाइड होते हैं, जिन्हें हमारे शरीर के रक्त से निकालने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अर्थात इस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन यानी कि हमारे खून को शुद्ध किया जाता है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमारा जो ब्लड होता है वो एक प्रकार का कोलाइड होता है। आगे बढ़ते हैं ब्राउनी गति पे। तो दोस्तों बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो आज पूरी मिक्स हो गई है, पढ़ने में आपको बहुत मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं ब्राउनी गति यानी कि ब्राउन मोमेंट के ऊपर। तो कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों जब कोई गाय की गांव का बैलढोर चराने जाता है तो सारे गाय बैलढोर जो होते हैं वो सभी विपरीत दिशाओं में इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो कोलाइड जो होता है उसमें जो कण होते हैं वो भी एक दूसरे से इधर उधर गति करते रहते हैं। उनके बीच में कोई भी आपसी आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से ही कोलाइडी विलयन में या कोलाइड में कणों की एब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट यानी कि स्वतंत्र गति जो होती है उसे ब्राउनी मूवमेंट कहा जाता है। यह गति कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। कण जितने सूक्ष्म होंगे तथा माध्यम की श्यानता यानी कि डेंसिटी जितनी
कम होती है और ताप जितना अधिक होता है ये ब्राउनी गति उतनी ही ज्यादा होती है। यानी कि दोस्तों ब्राउनी गति जो होती है वो श्यानता पर निर्भर करती है, मतलब कि जो जिस माध्यम में हमने कोलाइड को रखा है उसके अगर सघनता ज्यादा है तो उसकी ब्राउनी गति कम होगी, लेकिन अगर ताप ज्यादा होगा तो ब्राउनी गति बढ़ जाती है, क्योंकि जो कोलाइड के कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इसके बाद में मैं आपको स्कंदन या कोगुलेशन स्कंदन या कोगुलेशन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों स्कंदन क्या होता है? तो स्कंदन जो होता है, जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है, मतलब वो तली में बैठ जाता है, तो इसे स्कंदन कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको स्कंदन का बेस्ट एग्जांपल देने वाला हूं। जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है, इसे स्कंदन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, जैसे हम बात करें बड़े बड़े शहरों की, तो वहां पे पानी की सप्लाई के लिए वाटर टैंक का निर्माण किया जाता है जो ऊंची ऊंचाई पर होता है, जहां पर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को डाल देते हैं या फिटकरी को डाल देते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, जो गंदा पानी होता है वो एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है, क्योंकि उसमें अशुद्धि के कण जो होते हैं वो समान रूप से पानी में वितरित होते हैं। और जब हम उसमें फिटकरी या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर हम उसमें फिटकरी को डालते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो कोलाइडी कण होते हैं, जो अशुद्धियां होती है वो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और उनका अवक्षेपण हो जाता है, तो इसे ही स्कंदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्कंदन अब आप समझ गए होंगे कि स्कंदन क्या होता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा फ्रेंड का कॉल आ रहा है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर। तो दोस्तों वास्तविक विलयन जो होता है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, संतृप्त विलयन को वास्तविक विलयन कहा जाता है, यानी कि द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज द ट्रू सॉल्यूशन। जब हम किसी विलायक में विलय की पर्याप्त मात्रा को घोलते हैं तो वह विलयन संतृप्त विलयन या वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। और कोलाइडी विलयन जो होता है दोस्तों, जब किसी विलायक में किसी पदार्थ को घोला जाता है तो उस पदार्थ घुलने वाले विलय के कण समान रूप से प्रक्षेपित होते हैं, तो इसे कोलाइडी विलयन कहा जाता है। तो अब डिस्कस करेंगे दोस्तों वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर के ऊपर। तो वास्तविक विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार जो होता है वो 10⁻⁻⁻ सेंटीमीटर से कम होता है, मतलब कि इसमें जो कणों का आकार होता है वो क्या होता है, कम होता है। और इसके बाद में हम बात करेंगे कोलाइडी, यानी कि 10⁻⁻ सेंटीमीटर से कम होता है, मतलब कि बड़ा होता है। और बात करेंगे हम कोलाइडी विलयन की, तो इसमें पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻ सेंटीमीटर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है, मतलब कि कोलाइडी विलयन में जो विलय के कण होते हैं उसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वास्तविक विलयन में भी नहीं, वास्तविक विलयन में हम बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन कोलाइडी विलयन में भी नहीं देख सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस पदार्थ में कण हर अवस्था में अदृश्य होता है, मतलब कि हर अवस्था में हमको वास्तविक विलयन में, अगर आपने पानी में नमक घोल दिया है तो आप नमक को देख सकते हैं क्या दोस्तों, नहीं देख सकते। लेकिन कोलाइडी विलयन में आप जो है, जैसे कि अगर आपके सामने गंदा पानी रखा हुआ है एक गिलास में, तो आप उसमें गंदगी के कणों को देख सकते हैं टार्च मार के। लेकिन दोस्तों थोड़े समय बाद क्या होते हैं, वो कोलाइडी विलयन के जो गंदगी के कण होते हैं वो तली में बैठ जाते हैं, तो ये होता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन जो होता है दोस्तों, इसमें कोलाइडी कणों में से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी गंदे पानी में टॉर्च मारते हैं तो आपको उसको गंदगी को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा अंतर, तो जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है यानी कि संतृप्त विलयन जो होता है, इसमें पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, यानी कि अगर आपने पानी में नमक को घोला है तो उसमें आपका प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं दिखाई देगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो दोस्तों जब सूर्य से प्रकाश निकलता है और पृथ्वी की ओर आता है तो क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का आवरण, आयन और विभिन्न प्रकार के बादल और धूल के कण पाए जाते हैं। और जब प्रकाश उनसे गुजरता है तो प्रकाश जब उन कणों से टकराता है तो प्रकाश जो है वो अपने अवयवी घटकों में टूट करके नीले, पीले और हरे रंगों में बढ़ जाता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और इसी प्रकाश के प्रकीर्णन का जो आविष्कार है रमन प्रभाव के अंतर्गत पढ़ा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जो कोलाइडी विलयन की, तो जो आपका संतृप्त विलयन जो होता है, जो आपका ट्रू विलयन होता है या ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करता है। लेकिन दोस्तों जो आपका कोलाइड विलयन होता है, ये कण जो होते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा वास्तविक सॉल्यूशन के बारे में। इस विलयन का परासरणी दाब जो होता है वो अधिक होता है, यानी कि दोस्तों अगर आपने किसी पानी में शक्कर या नमक घोला है तो उस जो बनेगा जो सॉल्यूशन वो उस जिस पात्र में रखा जाएगा उसकी सतह पर ज्यादा दबाव बनाएगा, यानी कि परासरणी दाब का मान जो होता है, जो आपका जो
जो प्रेशर होता है और परासरणी दाब जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन कोलाइडी विलयन का जो परासरणी दाब होता है दोस्तों वो कम होता है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है ये समांग एवं एकांगी प्रवावस्था वाला होता है, जबकि जो आपका कोलाइडी सॉल्यूशन होता है ये विषमांग तथा दो प्रावस्था वाला होता है। यानी कि विषमांग विलयन में, यानी कि जो कोलाइडी विलयन होता है यानी गंदा पानी जो होता है ये विषमांग टाइप का होता है, उसमें पानी अलग होने की कोशिश करता है और गंदगी अलग होने की कोशिश करती है। इस तरह हम बात करेंगे दोस्तों, और बाद में उसमें गंदगी का स्कंदन भी हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा टिंडल प्रभाव के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे टिंडल प्रभाव की। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश को गुजारते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, जब हम किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश को गुजारते हैं यानी कि हाई बीम लाइट को गुजारते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो कोलाइडी कण काली पृष्ठभूमि में आल्पिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। मतलब कि आपका जो सॉल्यूशन होता है वो आपको कैसा दिखता है? चमकदार या कलरफुल दिखाई देता है, इसे ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और टिंडल प्रभाव के कारण ही विभिन्न सॉल्यूशन जो है आपको कलरफुल दिखाई देते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आसमान का नीला दिखाई देना या फिर ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप देखे होंगे आकाश जो होता है हल्का सा क्या होता है? लाल या ब्राउन दिखाई देता है दोस्तों। उसका कारण होता है टिंडल प्रभाव, क्योंकि क्या होता है कि जब प्रकाश सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाती है और पृथ्वी पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो है बैंगनी का रंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके कारण क्या होता है कि आपको आसमान नीला थोड़ा सा लाल दिखाई देता है। ये टिंडल प्रभाव के साइड इफेक्ट्स होते हैं जो मैं आपको फिजिक्स में हमारे सविंद्र नखाते सर ने आपको पढ़ाया होगा लाइट में। आगे बढ़ते हैं हम बफर विलयन की ओर। तो दोस्तों व्हाट इज बफर विलयन? तो बफर विलयन क्या होता है? वह विलयन जो किसी अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, इसे बफर सॉल्यूशन कहा जाता है या बफर विलयन कहा जाता है। जैसे सोडियम एसीटेट या एसिटिक अम्ल का मिश्रण, यह प्रभावी बफर विलयन होता है। इसे पानी में विलीन किया जाता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें अगर आपने थोड़ा सा भी अगर अम्ल डाल दिया तो उसका पीएच मान कम नहीं होता, थोड़ा क्षार डाल दिया तो उसका पीएच मान बढ़ नहीं जाता। यानी कि उसमें इतनी क्षमता होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि थोड़ी सी अम्लता और थोड़ी सी क्षारीयता को तो वो ऐसे ही सह लेता है। जैसे कि दोस्तों कोई व्यक्ति की ज्यादा अगर उसकी इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा होता है तो वो दो चार मतलब कि ठंडा पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक मार भी लिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो बफर सॉल्यूशन होता है उसमें अगर आपने थोड़ा अम्ल डाल भी दिया तो उसका कोई पीएच मान में फर्क नहीं आता, और थोड़ा क्षार भी डाल दिया तो उसका पीएच मान बढ़ता नहीं, अम्ल डाला तो पीएच मान घटता नहीं। मतलब कि उस विलयन की इतनी क्षमता होती है कि वो अपने पीएच मान यानी कि अम्लता या क्षारता में बिना परिवर्तन किए उस पदार्थ को अवशोषित कर लेता है। ऐसे विलयन को बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि सोडियम एसीटेट यानी कि सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA जो कि सोडियम एसीटेट होता है, और दोस्तों एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, ये दो सॉल्यूशन का जो विलयन होता है ये एक प्रकार का बफर विलयन होता है जिसका उपयोग आपने केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रैक्टिकल में किया होगा। तो दोस्तों इस तरह से मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि बफर विलयन का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, तो सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड को बफर विलयन कहा जाता है जो कि किसी पदार्थ के पीएच मान को परिवर्तित नहीं होने देता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम एक विलयन के रंग पे डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं विलयन का रंग और सूचक। तो दोस्तों बफर विलयन का उपयोग जो है एज ए इंडिकेटर यानी सूचक की तरह किया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड से बना हुआ जो बफर विलयन होता है इसका उपयोग जो है बहुत सारी प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो ये एक प्रकार के सूचक होते हैं। तो विलयन का रंग और सूचक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सूचक के बारे में भी मैंने आपको कल बता दिया है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। 3 प्रकार के सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। इसके बाद में मैं बताऊंगा मिथाइल ऑरेंज के बारे में। तो मिथाइल ऑरेंज जो सूचक होता है दोस्तों वो अम्लीय विलयन जब
मिथाइल ऑरेंज में डाला जाता है तो अम्लीय विलयन डालने पर विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब आप मिथाइल ऑरेंज में क्षारीय विलयन डालते हैं तो विलयन का रंग पीला हो जाता है, और जब आप किसी मिथाइल ऑरेंज में उदासीन विलयन को डालते हैं तो वो नारंगी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों लिटमस की हम बात करें तो जब हम लिटमस पेपर पर अम्ल को डालते हैं तो लिटमस पेपर जो होता है नीले रंग का लिटमस पेपर लाल रंग में बदल जाता है, और जब आप किसी लिटमस पेपर पे क्षार का विलयन डालते हैं दोस्तों तो उस लाल रंग का लिटमस जो होता है वो नीले रंग में बदल जाता है, जबकि आप किसी लिटमस पेपर पर उदासीन विलयन को डालते हैं तो वो बैंगनी रंग में लाल या नीला वाला बदल जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो फिनोप्थेलीन नामक सूचक होता है, जब उसमें आप अम्ल को डालते हैं तो फिनोप्थेलीन रंगहीन हो जाता है यानी कि कलरलेस हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब आप फिनोप्थेलीन में क्षारीय विलयन डालते हैं तो क्षारीय विलयन क्या हो जाता है, हल्का सा गुलाबी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब आप फिनोप्थेलीन में उदासीन विलयन को डालते हैं तो यह रंगहीन हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये विलयन के रंग हो गए और उनमें सूचकों का विभिन्न प्रभाव हो गया। इस तरह दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। यहाँ कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड मैंने बहुत सारे फैक्ट आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। तो दोस्तों आने वाले मेरे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुदा हाफिज दोस्तों।